गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर, जिसमें हम राजनीतिक आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। राजनीतिक आंदोलन में हमने पढ़ा था कि प्रारंभ होता है 1857 से 1919। यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी भारतीय लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। फिर उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक अंग्रेज अधिकारी जो था उसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीयों के मन में क्या चल रहा है सरकार के प्रति, ये चीजें जानने के लिए उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का इसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य एक ही था कि भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति किस प्रकार की भावनाएं, क्योंकि ये बनाई तो अंग्रेज ने थी, अंग्रेज अधिकारी ने, लेकिन इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? भारतीय लोग थे। तो इसके माध्यम से भारतीय लोगों की भावनाओं को जैसे समझाएगी। बाद में यही जो है दो भागों में विभाजित हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो दो भागों में क्यों विभाजित हो गई कि उसमें दो विचारधाराओं के व्यक्ति, इसमें अपन गरम दल और नरम दल के रूप में हम जानते हैं। गरम दल और नरम दल के रूप में इसको हमने देखा था, क्योंकि एक तो थे जो अंग्रेजों के शासन को अच्छा मानते थे और एक थे पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले। तो दोनों प्रकार की इसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई और ये पार्टी अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। बाद में अंग्रेजों ने क्या एक कानून बनाया भारतीय, तो अंग्रेजों ने कानून बनाया रोलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करने के बाद में उस व्यक्ति के लिए न कोई दलील न कोई अपील कर सकता था, उसको छुड़ाने के लिए किसी भी प्रकार की वकील की सहायता नहीं ले सकते थे। तो इस रोलेट एक्ट के विरोध में भारतीय लोगों ने क्या किया? करीबन 20,000 लोग एकत्रित हुए जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर, उस जनरल डायर ने क्या किया? यहाँ पर जलियांवाला बाग में पहुंच करके भारतीय लोग जो वहाँ पर मीटिंग सभा कर रहे थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग प्रारंभ करवा दी। इसके अंदर लगभग 1,000 व्यक्ति मारे गए और ये रिपोर्ट इसकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार करीबन 1,000 व्यक्ति तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं होगी। इसके बाद में हम बात करें असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन पर जो किया गया, अब ये हम कई बार देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के सम्मान में भारत में क्यों चलाया गया? तो तुर्की तो अलग देश है, अब तो उसके सम्मान में भारतीय मुसलमानों द्वारा ऐसा क्यों किया गया? तो उसका कारण ये था कि तुर्की में भी अंग्रेजों का शासन था। तो तुर्की में अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज उससे प्रभावित हो। तो भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से वहाँ का जो खलीफा होता था, मुस्लिम धर्म का गुरु, जो धर्म गुरु के रूप में उसको मानते थे, तो उन मुसलमानों ने यह सोचा कि यहाँ पर हम आंदोलन करेंगे उसके पद को बचाने के लिए। अंग्रेजों ने क्या किया? उस पद को समाप्त कर दिया था, तो उस पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया भारत में। लास्ट में इसका नतीजा क्या हुआ? 10 अगस्त 1920 को सेंट्रल की संधि हुई भारतीय लोगों और भारतीय मुसलमानों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य। इसके अंतर्गत क्या किया गया? खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी सभी धर्मों का आदर करने वाला राष्ट्र। तो इस सेंट्रल की संधि के साथ ही ये आंदोलन समाप्त हुआ। फिर प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन में भारतीय व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करना, भारतीयों को दी हुई उपाधियां लौटाना, भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सारे कार्य इसमें देख चुके हैं असहयोग आंदोलन में। फिर उसके बाद ये असहयोग आंदोलन जो था, इसके उत्पन्न होने का कारण, कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण को देखते हैं रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अंदर वो भी अंग्रेजों के खिलाफ में, इसलिए भारतीय उनसे नाराज थे। तुर्की विभाजन हुआ, अंग्रेजों के द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। इन सभी का विरोध प्रकट करने के लिए भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश में की गई, पहले इंग्लैंड में की गई, और उस कमेटी को, जब कमेटी की स्थापना 1927 में सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में की गई, इसलिए इसको साइमन कमीशन नाम दिया गया। ये भारत में 3 फरवरी 1928 को ये जो दल था, ये कमीशन जो था मुंबई पहुंचा। तो मुंबई में जहाँ पे पहुंचा तो वहीं पर इसका विरोध किया गया और बड़ी तादाद में भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और इसको वापस जाओ के नारे लगाए कि हमें, क्योंकि इस कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें 7 सदस्य जो आए थे वो पूरे के पूरे अंग्रेज थे। अब अंग्रेज अधिकारी जो है वो तो अपने व्यक्तियों की, तो इनके माध्यम से भारतीय लोगों का कहना था कि इस कमीशन में भारतीय लोगों को भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन किसी भी भारतीय व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस विरोध में
लाला लाजपत राय के चोट आने की वजह से उनकी इसमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अपन देखते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। जब ये आंदोलन हिंसात्मक स्तर पर पहुंचा तो इसको भी स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। उसी के साथ अपन अब बात करते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अगला आंदोलन सभी ने अवज्ञा आंदोलन। इसका जो प्रारंभ 30 दिसंबर 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसने क्या किया, स्वयं अपने सदस्यों की मीटिंग बुलाई और उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज क्या होता है, पूर्ण रूप से हमारे राज्य को, हमारे देश को स्वतंत्रता की मांग रखी। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां से एक 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पैदल मार्च किया। और पैदल मार्च के बाद में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अब इन्होंने 78 सदस्यों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। कहां से? साबरमती आश्रम से। और कहां पहुंचे? दांडी तक स्थित दांडी के गांव के लिए पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ा। नमक कानून का था उस समय जो नमक कानून का उनके द्वारा बनाए हुए जो कानून थे उस कानून को तोड़ने का काम इन्होंने किया, नमक कानून तोड़ा। अब इसमें 78 सदस्य उनके साथ थे, लेकिन जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता गया उसमें और सदस्य जुड़ते गए और जब ये लास्ट पॉइंट पर पहुंचे उस समय भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा इस आंदोलन के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी थी। इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्तुओं को जलाना, चरखा काटना यानी सूत बनाने के लिए भारतीय स्तर पर छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल, कॉलेज उन सबको छोड़ दिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा संचालित जितने भी स्कूल थे उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करवा दिया। सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों से त्याग कर देने का आह्वान किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा। जो लोग अंग्रेजों के पास नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी, तो उनको गांधी जी ने आह्वान दिया कि आप सरकारी नौकरी छोड़ करके हमारे आंदोलन का हिस्सा बनिए। यह आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भाग लेने लगी। यानी हर व्यक्ति अंग्रेजों से तो इतना दुखी हो चुका था, तो जैसे ही उनको सूचना मिलती तो वो तैयार हो जाते इस आंदोलन के लिए। इन आंदोलनों की विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। बाकी अब आंदोलन के बारे में पढ़ते तो अन्य आंदोलनों में महिलाओं ने भाग नहीं लिया, लेकिन इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी भाग लिया था। थोड़े समय में ही 60,000 लोग काट डाल दिए गए अंग्रेजों द्वारा। इस आंदोलन के तहत करीबन 60,000 व्यक्तियों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य अब इसी आंदोलन को लेकर के सरकार और कांग्रेस जो थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, तो सरकार और कांग्रेस के मध्य, सरकार वर्सेस कांग्रेस दोनों के मध्य गांधी इरविन समझौता। गांधी तो कौन था? कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले तो गांधी इरविन एक अंग्रेज अधिकारी था। तो गांधी जी और इरविन अधिकारी जो है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना था, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना करके देना। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वहां से क्या हुआ, जो इस सम्मेलन में या जो इस गांधी इरविन समझौते के तहत जो उनकी मध्य बातें होती, उन बातों से भी अंग्रेज क्या हो गए, बाद में मुकर गए। तो गांधी जी को वहां से भी निराशा लगी। उन्हें 1932 में उन्होंने क्या किया, कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। इस समझौते के साथ यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। गांधी इरविन समझौते के साथ कब हुआ? ये हुआ था 5 मार्च 1931। अब यहाँ पर जो इनके मध्य समझौते के तहत जो शर्तें तय की गई थी, उन शर्तों से भी क्या हुआ, अंग्रेज मुकर गए। तो गांधी जी ने दोबारा से क्या किया, 1932 में इस आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया। सभी ने यह आंदोलन प्रारंभ किया और 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को क्या कर लिया कि हमारा आंदोलन स्वीकार नहीं हुआ और कांग्रेस
त्याग पत्र दे दिया। किसने? महात्मा गांधी ने। क्योंकि 1932 में आंदोलन जितनी तीव्र गति से आंदोलन चला फर्स्ट वाला, उतनी तीव्र गति से नहीं चल पाया और इस कारण से उनके द्वारा सोची गई जो बातें थी वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया और इसी के साथ ये आंदोलन क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के साथ 1932 में गांधी जी के त्याग पत्र के साथ इस आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वो सफल नहीं हो सका। तो गांधी जी के त्याग पत्र के साथ इस आंदोलन की समाप्ति होगी। तो ये आंदोलन लगभग बहुत लंबा चला था। 1929 में प्रारंभ हुआ, 1931 तक कंटिन्यू चला। गांधी इरविन समझौते के साथ इस आंदोलन को समाप्त किया गया। इसके तहत अंग्रेजों के और गांधी जी के मध्य जो शर्तें हुई थी, अंग्रेज या आप बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते से वो सरकार क्या हो गई, मुकर गई। मुकरने के कारण 1932 में प्रारंभ किया गया दोबारा इस आंदोलन को, लेकिन ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है? एक तो सरकार ने क्या है, इसको दोबारा देखते हैं ध्यान से, इसको नोट कर लेना सभी। अब प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब कई बार अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह को सोचते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का तो वही आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे सरकार ने कह दिया, अगर सरकार ने इसमें रोक लगा दी कि एक साथ 20 आदमी 10 आदमी एकत्रित नहीं हो सकते। अब कोई भी 10 आदमी एक साथ एकत्रित होते हैं तो उनको सरकार क्या करेगी, यहाँ से उठाएगी और जेल में डाल देगी। तो इससे इन सभी चीजों से बचने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले तो एक जगह अपने गुप्त जगह पे एकत्रित हुए, जैसे 10 व्यक्ति एकत्रित हो गए। इतने व्यक्तियों ने देखी गुप्त स्थान पर सभा थी और सभा के दौरान उनके मध्य ये निर्धारित हुआ कि आपको क्या करना है, आपको जोधपुर जाना है, आपको अजमेर जाना है। भारत में उन लोगों को क्या किया, अलग अलग स्थानों पर, सभी को अलग अलग स्थानों पर फैला दिया। अब इनको एक चीज समझाई गई थी कि आपको करना क्या है। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को पहले एक जगह उनको क्या किया गया, निर्देश दिए कि आपको करना क्या है वहां जाके, और सभी व्यक्तियों को उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह चिन्हित करके, जहां पर व्यक्तियों की पब्लिक ज्यादा भीड़ रहती हो, ऐसे स्थानों पर या सभाएं होती है, ऐसे स्थानों पर आपको पहुंचना है। और पहुंचकर करना क्या है, इनको जो बताया गया कि भारतीय लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आपको उन लोगों को जागरूक करना है। अब ये क्या करेंगे, जैसे अपनी इधर से बात करेंगे, आप जोधपुर में पहुंच गए, अब यहाँ पर कोई सभा चल रही है, उस सभा में आपको जाना है और लोगों सभा में जाओगे तो कोई सरकार आपको रोक नहीं सकती। आप मंच पर जाओगे, आपको बोलने का अधिकार, आप जाकर बोलोगे तो बीच में तो आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन बाद में आपको गिरफ्तार जरूर करेंगे। तो गिरफ्तारी स्वयं ही देनी है, वहां से भागना नहीं है। जहां से व्यक्ति गया, इसलिए सभा में लोगों को अंग्रेजी सरकार के कारनामों के बारे में बताया, लोगों को हर चीज से अवगत कराया और लोगों को जागरूक करने का काम इन्होंने किया और स्वयं अपनी गिरफ्तारियां देना प्रारंभ किया। हर व्यक्ति ने ये काम किया। सरकार को ये सोचते सोचते क्योंकि सारे व्यक्तियों तक अपना संदेश कैसे पहुंचाया जाए, तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से इन्होंने ये कार्य किया। इसमें देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में क्या चल रही थी कि हम क्योंकि पहले प्रथम युद्ध में इन्होंने जो शर्तें तय हुई थी उस शर्तों को इन्होंने नहीं माना। जब दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ विश्व युद्ध, तो उस दौरान भारतीय लोगों ने इनका विरोध किया, हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। अब हड़ताल और प्रदर्शन होता है तो व्यक्ति एकत्रित होते और ऐसे हड़ताल और प्रदर्शन में ही इन व्यक्तियों को भेजा गया ताकि ये भी जाकर अपनी बात को मान सके। सब अंग्रेज सरकार की जो नीतियां थी, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनके द्वारा जो शर्तें तय हुई थी उस शर्तों को समझौते को नहीं माना, तो इन चीजों से उनको अवगत कराया जाए व्यक्तियों को। तो ये सत्याग्रह और हड़तालें चल रही थी, हड़तालों में ये लोग पहुंचे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा और किसके सामने रखा, कांग्रेस कमेटी के सामने। इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य थे उन सदस्यों के सामने उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या कर लिया, स्वीकार किया। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी द्वारा चुने सत्याग्रही, अब गांधी जी ने क्या किया, अपनी ही पार्टी में से कुछ ऐसे सत्याग्रहियों को, क्योंकि वहां पर उनको भी पता था कि जो व्यक्ति जाएगा वो गिरफ्तार होगा, हो सकता है अंग्रेज उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाए, तो ऐसे व्यक्तियों की वहां पर छटनी की। गांधी जी द्वारा चुने हुए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर क्या करेंगे,
सार्वजनिक स्थलों में एक एक करके पहुंचेंगे। युद्ध के खिलाफ क्या करेंगे, लोगों को अपने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनों को शामिल नहीं होना है क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, तो युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और क्या करेंगे, अपनी गिरफ्तारी कराएंगे, स्वयं अपनी गिरफ्तारी करवाएंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। विनोबा भावे जो थे गांधी जी के द्वारा भेजे हुए पहले इस आंदोलन का हिस्सा बने। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें 3 माह की सजा दी गई। इसलिए वहां पर जाकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए उन्होंने जो भाषण दिया उसके लिए। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में करीबन 30,000 लोग क्या गए, गिरफ्तार किए गए। 30,000 लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया। इस कारण से उन्होंने क्या किया, जिसके ऊपर भी संदेह हुआ सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इसी के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। अब लास्ट आंदोलन आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, 1940 में। इस सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ, 1942 और इसकी डेट 14 जुलाई 1942 को, और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की जो बैठक हुई उस बैठक में इस आंदोलन का। तो क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण का भय, 14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस बैठक में, वर्धा एक स्थान का नाम है जहां पर कांग्रेस की बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, कांग्रेस कमेटी के सामने उन्होंने कि हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं। या तो अब लास्ट, या तो जीना लास्ट स्टेज आ चुका था, तो हर आंदोलन तो करेंगे, सारे आंदोलन अंग्रेज उनके साथ समझौते करते लेकिन फिर भी मुकर जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने गांधी जी ने प्रस्ताव रखा भारत छोड़ो आंदोलन का और कांग्रेस कमेटी ने इसको स्वीकार भी कर लिया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। इसको कहा सभी व्यक्तियों को, किसने, महात्मा गांधी ने। वो मंत्र क्या है, एक ही मंत्र है, करो या मरो, या तो अपने देश को आजाद करवाओ। अब तक जो हिंसात्मक लोग जो भी आंदोलन करते हैं उसमें हिंसात्मक घटनाएं घटित होती हो तो अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने भी एक ही मंत्र दिया कि करो या मरो का अर्थ क्या होता है, या तो मार दो या मर जाओ, अपने देश को आजाद करवाओ या फिर खुद मर जाओ, आपके पास यही ऑप्शन बचा है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आपको छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में क्या होंगे, अपनी जान दे देंगे, मगर हम अपनी प्राधीनता का अर्थ है गुलामी को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। आज तक हम गुलाम रह चुके, अब हम जिंदा रहकर इनकी गुलामी नहीं करेंगे, चाहे हम अपने देश को आज़ाद करवाएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। जान दे देंगे मतलब उसे लड़ते हुए मारे जाएंगे। 9 अगस्त की भोर से पहले ही, भोर का अर्थ क्या होता है, सुबह का समय, तो 9 अगस्त की भोर से पहले ही गांधी जी से दूसरे कांग्रेसी नेता क्या हुए, गिरफ्तार कर लिया। तो अंग्रेजों को ये सूचना मिल चुकी थी कि इन्होंने क्या किया, ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया, तो गांधी जी को और कुछ नेताओं को उन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था क्या कर दिया गया, गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस उन्हीं के द्वारा स्थापित संस्था थी, लेकिन इसको गैर कानूनी इसलिए कि ये क्या करती है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम करती है, इसलिए इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई। अभी आंदोलन की केवल बात तो की गई थी, कोई योजना तो थी नहीं। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सफाई करना, लगान देने से मना करना, सरकार का असहयोग करने की बात कही गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया था कि हमारा ये अंतिम संघर्ष है। अगर जनता ने जिस ढंग से समझा, अब जनता को सूचना जैसे भी मिली कि गांधी जी ने हमें क्या कहा है, एक शब्द कहा है, एक मंत्र दिया है, करो या मरो। इसका मतलब अब जिसने जो अंदाजा लगाया उसके ग्रुप में वो उसका विरोध करने लगेगा। अगर जनता ने जिस ढंग से उसको समझा वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगी। पूरे देश में स्वतः ही स्फूर्त का तेजी के साथ एक आंदोलन, जबकि मेन जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद भी ये आंदोलन ऑटोमेटिक चल पड़ा बिना किसी के चलाए। कारखाने, स्कूल, कॉलेजों में हड़तालें, काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो काम करना बंद कर दिया। पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर पहले हमले किए गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता
गिरफ्तारी से बच गए थे, इसके नेताओं ने भूमिगत रहकर, भूमिगत का मतलब छुप करके इस आंदोलन को चलाया, जिसमें अब छुपकर चलाने वाले महत्वपूर्ण नेता कौन थे कांग्रेस के? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, एम.एस. जोशी, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने भूमिगत रह करके इस आंदोलन को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। अरुणा आसफ अली ने बंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समानांतर कार्य क्या होता है? जैसे इधर किसकी सरकार है? अंग्रेजों की, तो उसके समानांतर अपनी भी सरकार बना ली उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए उन्होंने बराबर इतने व्यक्ति को एकत्रित, तो समानांतर आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली। इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। इस आंदोलन में गोलीबारी में करीबन कितने 10,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए, विद्रोही गांव, जिन जिन गांवों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों का, उनसे जुर्माना वसूल किया गया। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया? महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि प्रारंभ आपने किया है, ये हिंसात्मक जो आंदोलन हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है, तो इसका आरोप किसके ऊपर चला गया? महात्मा गांधी का। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि अब भारतीय लोग चुप नहीं रहने वाले। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना क्या हो चुकी थी? जाग चुकी थी। हर व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उन चीज़ों के प्रति अपना विरोध प्रकट कर चुका था। सभी व्यक्ति इस चीज़ की, अपने देश के प्रति जो भावना थी वो प्रकट हो चुकी थी। देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई और जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से अब जब भी अंग्रेजों से कोई संधि की बातचीत होती तो केवल एक ही बात करते कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कोई समझौता, कोई संधि नहीं। तो अब केवल भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहता है। कोई भी अगर अंग्रेज, जैसे अपन बात कर रहे थे, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए कौन से सविनय विज्ञान आंदोलन चला, उससे पहले असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? समझौता किया। इस समझौतों के तहत जैसा उन्होंने कहा उनकी शर्तों को मान लिया गया, लेकिन अब कोई शर्तें नहीं। अब क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता। अब अपने देश की आज़ादी चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इसी के साथ ये आंदोलन इस प्रकार से चल पड़ा और इस आंदोलन ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में प्रारंभ हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। ये तो अपने आंदोलन हो गए राजस्थान के। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय, किसान और प्रजामंडल से संबंधित जो आंदोलन हुए। ये तो राजनीतिक आंदोलन थे जो संस्थाओं के माध्यम से किए गए। अब हम पढ़ेंगे जो किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन, कुछ जनजातियों द्वारा, कुछ विशेष जातियों द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।